चलिए सर को बुलाते हैं, बातों को देखिए, सुनिए और समझिए। थैंक्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए सबसे पहले अपना परिचय करवा दूं। मेरा नाम अमित कुमार झा है और आपकी हिंदी कक्षा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बातों पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। अमित सर ने आपको पहले ही बातें बता दी है कि कितने मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, एग्जाम होने वाला है और कितना आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, कितना सब्जेक्टिव आएगा। हम बिना समय व्यर्थ किए अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, शुरू करें? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो आपकी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 की हम शुरुआत करने वाले हैं। दिगंत भाग 2, जिसका पहला अध्याय है बातचीत। बातचीत अध्याय का नाम है। ठीक है, तो अध्याय पर चर्चा करने से पहले, पाठ पर चर्चा करने से पहले, जो इस अध्याय के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, उनके बारे में चर्चा करते हैं। इस पूरे अध्याय में हम महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देंगे, इनके जीवन परिचय में भी महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देंगे। आपके एग्जाम के परीक्षा के दृष्टिकोण से जो बातें महत्वपूर्ण हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। फिर भी ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है आप लोगों को कि आप लोग घर पर भी सेल्फ स्टडी जरूर कीजिएगा। इनके जीवन परिचय को, इस अध्याय को जरूर पढ़िएगा अपने से भी, ताकि छोटी छोटी बातें जो छूट जाती हैं, जो अभी महत्वपूर्ण नहीं लगती परीक्षा के दृष्टिकोण से, वह भी आप लोगों को उन ध्यान में रहे, उन पर भी आपका ध्यान जाए। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि परीक्षा में महत्वपूर्ण ना दिखने वाली चीजें भी पूछ ली जाती है। हालांकि हम पूरी कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हो सके। फिर भी आप लोग सेल्फ स्टडी जरूर कीजिएगा, स्वयं से इस अध्याय को और जीवन परिचय को, बालकृष्ण भट्ट जी के जीवन परिचय को जरूर पढ़िएगा। ठीक है? यस सर। चलिए, ओके सर। तो सबसे पहले लेखक बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में बात करते हैं। बालकृष्ण भट्ट, आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है आपका अध्याय का नाम बातचीत और लेखक है बालकृष्ण भट्ट। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि बातचीत के लेखक का नाम बताइए, तो आपको पता है बालकृष्ण भट्ट। या फिर इसको, इसी प्रश्न को घुमाकर पूछा जा सकता है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित अध्याय या लिखित अध्याय का नाम बताइए, तो आप लिखेंगे, आप बातचीत के ऑप्शन को टिक करें। ठीक। अब जो दूसरी बात पूछी जा सकती है वह उनके जन्म, मृत्यु यानी कि जन्म और निधन के बारे में पूछा जा सकता है। जन्म आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 23 जून 1844, 1844। ठीक है, 23 जून है, 1844 है। याद रखना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप जून के महीने में ही बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान रहेगा कि भाई जून के महीने में हमने बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में पढ़ा, तो उनका जन्म भी जून में हुआ। अगले ही महीने जुलाई में उनका निधन हो गया। जून जुलाई, इसका मतलब ये नहीं कि वह एक महीने के थे तभी मृत्यु हो गई। मतलब जिस महीने में जन्म हुआ उसके अगले महीने में, जुलाई के महीने में उनका निधन हुआ। अगर आपको जन्म का वर्ष याद है 1844, तो निधन का वर्ष याद करना मुश्किल नहीं है। आप बिना उसको पढ़े भी याद रख सकते हैं। आपको याद रखना है कि वह 70 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। 70 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। 1844 में 70 जोड़ दीजिएगा, 1914 आ जाएगा। हो गया। और ये जो तारीख है, दिनांक है जन्म और मृत्यु की, जन्म और निधन के, इनमें भी कोई खास फर्क नहीं है, यह 23 है, यह 20 है। तो आसानी से आप याद कर सकते हैं, बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत सरल कार्य है ये कि 23 जून 1844 को जन्म हुआ और 20 जुलाई 1914 को निधन हुआ। कोई कठिन कार्य है इसको याद रखना? नो सर। आसान है। चलिए, अगला जो सवाल पूछा जा सकता है वह यह है कि निवास
उनका निवास स्थान पूछा जा सकता है कि निवास स्थान बताइए, बालकृष्ण भट्ट जी के निवास स्थान को बताइए, कहाँ रहते थे। तो आपके सामने दिया हुआ है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को हम शॉर्ट में लिखे हुए हैं, आप अपनी सहूलियत के अनुसार उसको पूरे शब्दों में लिख सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगता हो। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश उनका निवास स्थान था। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनके जीवन के बारे में। बाकी माता पिता का नाम आप लोग बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, पार्वती देवी उनके माता का नाम था। ठीक है, इसके अलावा बेनी प्रसाद भट्ट उनके पिता का नाम था। ये सारी चीजें जो है इतनी महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा के दृष्टिकोण से, फिर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपको छोटी छोटी चीजें भी ध्यान रहेंगी। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वह है उनकी रचनाएं, उन्होंने क्या क्या लिखा। तो पहले तो ये समझ लिया जाए कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो महत्वपूर्ण साहित्यकार रहे हैं, गद्यकार भी थे, गद्य भी लिखते थे, निबंधकार भी थे, निबंध भी लिखते थे। आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हम चर्चा कर रहे थे कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो निबंधकार भी थे, निबंध भी लिखते थे, उपन्यास भी लिखते थे, गद्य भी लिखते थे, बहुत सारी रचनाएं उनकी हैं। 100 से 1000 से अधिक तो उनके निबंध बताए गए हैं, जिसमें 100 से अधिक महत्वपूर्ण है, जिनकी चर्चा इनके जीवन परिचय में नहीं की गई है, नहीं दिया हुआ है, तो उस पर खास विशेष ध्यान दिया भी ना जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि महत्वपूर्ण नहीं है। जिनकी चर्चा नहीं हुई वह महत्वपूर्ण भी नहीं है, जिनकी चर्चा हुई है उनमें से जो महत्वपूर्ण है वे रचनाएं हैं उनके उपन्यास। उपन्यास के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, नाटक भी है, नाटक वगैरह के बारे में आप पढ़ सकते हैं, बुक में देख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उपन्यास खासकर महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ पर दिया गया है, और इसको इसलिए महत्ता दी जा रही है क्योंकि थोड़े ज्यादा है संख्या में। इसको याद किस तरीके से आप कर सकते हैं वो ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो सबसे पहले उनके उपन्यास को देख लेते हैं कि कौन कौन से उपन्यास उन्होंने लिखे, पढ़े? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आप दाईं तरफ देखेंगे जो शब्द लिखे हुए हैं वे उनके उपन्यास के नाम हैं, और जो बाईं तरफ आप देख सकते हैं ये मेरे द्वारा लिखे गए कुछ शब्द हैं जो कि इस पूर्ण सभी उपन्यास के नामों को एक कहानी में पिरो रहे हैं। ठीक है, 1 सेकंड का मुझे टाइम दीजिएगा। हाँ, ठीक है, तो सबसे पहले इन उपन्यास के नाम मैं एक बार बोल देता हूं, फिर आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। पहला नाम है नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी, आप किसी व्यक्ति का नाम समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति का नाम नूतन ब्रह्मचारी है। दूसरा है रसातल यात्रा। तीसरा है गुप्तवैरी, ये भी किसी व्यक्ति का नाम समझ लीजिए। 100 अजान एक सुजान, रहस्य कथा किसी कहानी का नाम, सद्भाव का अभाव, हमारी घड़ी, और उचित दक्षिणा। ठीक है, इसको याद करने के लिए यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, आप इसको कैसे याद कर सकते हैं। नूतन ब्रह्मचारी ने अपनी रसातल यात्रा के दौरान गुप्तवैरी को जब 100 अजान एक सुजान नामक रहस्य कथा सुनाई तो उसने सद्भाव का अभाव होने पर भी हमारी घड़ी उतारकर उन्हें उचित दक्षिणा में दे दी। एक कहानी है, बस इसको कहानी की तरह याद कर लेंगे तो आपको उपन्यास के नाम भी याद हो जाएंगे। अभी आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको फोटो जो है इसका भेज दिया जाएगा ताकि आप उसे आसानी से देख करके याद कर सके। ठीक है, Yes, sir. आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंचते हैं अपने अध्याय पर, बातचीत जिसका नाम है। सबसे पहले समझते हैं कि बातचीत होती क्या है। आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि बातचीत का अर्थ है एक दूसरे से बात करना, अपने मन के भाव को दूसरों के आगे रखना और दूसरों के मन के भाव को सुनना, यही प्रक्रिया बातचीत है। ठीक है, सही बात है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब बातचीत के बारे में लेखक कहते हैं कि बातचीत करने की जो शक्ति है, जो बोलने की शक्ति है, यह ईश्वर द्वारा दिया गया वरदान है। ईश्वरीय वरदान बताते हैं वे बातचीत करने की शक्ति को, बोलने की शक्ति को। ठीक है,
वे कहते हैं कि अगर बातचीत करने की शक्ति मनुष्य में ना हो तो कैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी। पहली बात तो लगेगा कि पूरी सृष्टि, धरती पर कुछ है ही नहीं जिससे कि आवाज निकलती है। वाक शक्ति अगर किसी में ना हो, बोलने की शक्ति अगर ना हो, तो पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी। कोई आवाज ना सुनाई देगी, ना ही आप किसी से बोल पाओगे। पहली बात, ठीक है ये। दूसरा, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है लेखक द्वारा, वे कहते हैं कि लोग लुंज पुंज होकर मानो कोने में बैठा दिए जाए, इस तरीके की अवस्था होगी। लुंज पुंज होने का मतलब है कि एनर्जीहीन, मतलब उनमें जो ऊर्जा है वह नहीं रहेगी, ऊर्जाहीन होंगे। क्योंकि जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो उससे हमें ऊर्जा आती है, क्योंकि हम अपने दुख अपने सुख सभी को शेयर करते हैं। जब हम अपने सुख को दूसरों से शेयर करते हैं तो हमें एक अजीब, एक अलग तरह की ऊर्जा उत्पन्न होती है। मान लीजिए आपका रिजल्ट आता है और आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं, तो जब आप दोस्तों से शेयर करेंगे कि मैं अच्छे मार्क्स से पास हुआ हूं, अपने माता पिता से शेयर करेंगे, तो आप में एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होगी। सही बात है? सहमत है इस बात से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जी। तो वही कहते हैं कि अगर वाक शक्ति ना हो तो इंसान ऊर्जाहीन हो जाएगा। ठीक है। अब जब आगे बात करते हैं लेखक, तो कहते हैं वाक शक्ति जो है उसके दो रूप बताए गए हैं, उसके दो उपयोगिताएं बताई गई कि कैसे वाक शक्ति का इस्तेमाल मनुष्य द्वारा किया जाता है। तो पहला जिसकी चर्चा हुई है वह है स्पीच, अर्थात भाषण देने की कला, भाषण देना। स्पीच देने की कला को वो महत्वपूर्ण बताते हैं, कहते हैं कि स्पीच देना जो है उसका एक अलग ही रस है, अलग ही मनोरंजन है। वो बातचीत से इसको कंपेयर भी करते हैं कि स्पीच देने वाला जो है वह अलग मनोरंजन की स्थिति में होता है, अलग रस की स्थिति में होता है, क्योंकि उसके पास अच्छा खासा समय होता है अपने भावों को, अपने मन की बातों को सामने वाले के आगे रखने के लिए। स्पीच बातचीत से जो अलग है वो इस लिहाज से कि स्पीच में वक्ता सिर्फ एक होता है और श्रोता कई, जबकि बातचीत में जितने लोग उपस्थित होते हैं वे वक्ता भी होते हैं और श्रोता भी होते हैं। ठीक है, सहमत है इस बात से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो स्पीच के बारे में कहते हैं कि स्पीच का अलग रस है, अलग मनोरंजन है। उसमें वक्ता के पास समय होता है, वह पूरा समय लेता है। मंच पर जाते ही जैसे मंत्रोच्चारण होता है, जैसे पूजा के दौरान, किसी हवन के दौरान मंत्रोच्चारण होता है, वैसे शुरू करते हैं, नमस्कार, हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज दिस, लेडीज एंड जेंटलमैन। इस तरह के शब्दों से जो है वह अपने बात की शुरुआत करते हैं। उनके पास अच्छा खासा समय होता है। लेकिन क्या आपसी बातचीत में आप ऐसा कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल? ऐसा No, ऐसा sir. करते हैं आपसी बातचीत में? ऐसा नहीं No, करते। sir. बिल्कुल सही। लेकिन स्पीच में ऐसा किया जाता है, उसके पास समय होता है, वो मंत्रोच्चारण की तरफ जो है अपनी शुरुआत करता है और फिर अपने हाव भाव से भी, उसके पास इतना समय होता है कि अपने हाव भाव पर भी, अपने फेस एक्सप्रेशन पर भी वह ध्यान देता है और कई सारी बातें फेस एक्सप्रेशन के द्वारा अपने हाव भाव से ही प्रकट कर देता है। जबकि आपसी बातचीत में हाव भाव का महत्व जो है कम होता है। आप हाव भाव पर कम ध्यान देते हैं, ज्यादा बोल करके अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। ठीक है। Yes, sir. आगे बातचीत पर ध्यान दिया गया है। ये तो एक कला थी, एक स्पीच, भाषण देने की कला, उसको ध्यान दिया गया। लेकिन जिस बारे में पूरे अध्याय में बात की गई है वह वाक शक्ति का दूसरा उपयोग है, बातचीत करना। बातचीत के कई प्रकार हैं, सभी प्रकारों पर हम बात करेंगे। बातचीत निर्भर किन चीजों पर करती है उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बातचीत जो है वो किस प्रकार से होती है उसके बारे में बात करते हैं। बातचीत जो है सबसे पहले दो लोगों के बीच में बात हो सकती है। ठीक है। और इसी को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, दो लोगों के बीच की बातचीत को। लेखक द्वारा दो लोगों के बीच की बातचीत को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया, क्योंकि दो लोग जब आपस में बात करते हैं तो दिल की बात को सामने के आगे रख देते हैं, सामने वाले के आगे रख देते हैं। दिल खोल बातें करते हैं, मन की बातों को सामने वाले के आगे रख देते हैं। आप ही किसी मित्र से बात करते होंगे,
कोई ना कोई ऐसा मित्र जरूर होगा, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में जरूर होगा जिससे आप अपने मन की बातें शेयर कर सकते हैं, हर एक टॉपिक, हर एक विषय पर बात कर सकते हैं। तो दो लोग जब आपस में बात करते हैं तो दिल खोल बात करते हैं, इस पर महत्व दिया गया है लेखक द्वारा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? यस सर। चलिए, अब आगे में कहते हैं कि दो लोग का आपस में बात करना वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो दिल खोल करके बातें करते हैं, सुख दुख की बातें करते हैं। कोई अगर सुखी है तो सुख की बातें कर लेता है, लेकिन जब कोई दुखी है तो दुख की बातें कर पाता है। और दुख की बात करने से क्या होता है कि उसके मन का बोझ, उसके मन का दुख कम हो जाता है। इसको एक उदाहरण सहित देते हैं, वो एक कुछ शब्दों का जो लेखक ने इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया, उसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वह है कि बातचीत करने से जो मवाद, धुआं मन के अंदर है वह भाप बनकर उड़ जाता है। मवाद का प्रयोग दुख के लिए किया गया है। दुख शब्द का इस्तेमाल न करते हुए लेखक ने इसको रोचक बनाने के लिए मवाद कह दिया है, क्योंकि दुख जो है मवाद की तरह ही होता है, एक चोट, एक घाव के मवाद की तरह होता है। और धुआं कहा गया है ईर्ष्या को, जो दूसरों से हमारा द्वेष होता है, ईर्ष्या होता है। ईर्ष्या होती है कि जैसे आप अपने दुख से कम दुखी हैं, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं। सभी व्यक्ति कहते हैं कि भाई उसके पास 4 चक्का है, मेरे पास 2 चक्का ही है, उसके पास 4 चक्का कैसे आ गया भाई, कैसे इतना विकास कर लिया, इतना कैसे इतना विकसित हो गया। तो इसको लेकर के कई लोग जो है वो दुखी हो जाते हैं। तो यही द्वेष है, इसी को लेखक ने धुआं कहा है। तो दुख को लेखक ने मवाद कहा है, द्वेष को धुआं कहा है, और कहता है कि यह भाप बनकर उड़ जाता है, अर्थात समाप्त हो जाता है। कब? यदि हम किसी से बातचीत कर लेते हैं। जब हम दूसरे से बातचीत कर लेते हैं तो अपने दुख को हम दूसरों से शेयर करते हैं, और बदले में जो सांत्वना मिलती है, सामने वाले को देता है अच्छा चिंता नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार की सहायता भी मिल जाती है कई बार जब आप किसी से बातचीत करते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि बातचीत करने से आपके मन का दुख, आपके मन की ईर्ष्या, द्वेष भाव जो है वो कम हो जाते हैं, समाप्त भी हो जाते हैं, जिसको एक लाइन में, एक पंक्ति में लेखक ने कहा है कि बातचीत से मन के भीतर का मवाद और धुआं भाप बनकर उड़ जाता है। ठीक है, स्पष्ट है यहां तक? यस सर। चलिए, अब आगे लेखक कहते हैं कि बातचीत जो है वह कई चीजों पर निर्भर भी करती है। संख्या पर निर्भर करती है। जैसे संख्या भी हम कह रहे हैं कि 2 लोगों के बीच की बातचीत अगर 2 से अधिक बढ़ जाए, तो 3 लोग अगर मिल जाए तो बातचीत का विषय बदल जाता है। 2 लोग आपस में मन की बात कर रहे हैं, जैसे ही तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो विषय एकदम से बदल जाता है ना? यस सर। यस सर। जी। लेकिन जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तो अलग अलग तरीके से बात कर सकते हैं, मन की बातों को आपस में शेयर कर सकते हैं। लेकिन जब 3 हो जाए तो चाह करके भी 2 लोग आपस में मन की बात नहीं कर पाते, उन्हें विषय बदलना पड़ता है। ऐसे ही जब 4 लोग आ जाते हैं तो विषय और अधिक बढ़ जाता है। पहले 2 लोग आपस में बात कर रहे थे एक ही विषय पर, जब तीसरा आ जाता है तो विषय बदल गया। हो सकता है 2 विषयों पे बात होने लग जाए, एक अपनी बात कह रहा है, दूसरा दूसरी बात कह रहा है। जब 4 लोग हो जाते हैं तो विषय और ज्यादा बढ़ जाते हैं, और अगर 4 से भी अधिक हो जाते हैं तो विषय बहुरूपी हो जाते हैं। कोई किसी बारे में बात करता है, कोई किसी बारे में, कोई अगर कुछ मित्र मिले हैं आपस में तो कोई शिक्षा पर बात कर सकता है, कोई जो है वह मनोरंजन पे बातें कर सकता है, कोई क्रिकेट खेलता है तो उसके बारे में बात कर सकता है, कोई नई मूवी आ रही है तो उसके बारे में बात कर सकता है। यानी कि जब 4-5 लोग या उससे अधिक लोग आपस में बातचीत करते हैं तो विषय जो है वो बहुरूपी हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, जिसको कि लेखक के शब्दों में राम रमोवल कहा गया है। राम रमोवल अर्थात बहुरूपी विषय। कुछ भी विषय, कोई भी विषय उठाया और उस पर बातचीत होने लगी।
उसे राम रमोर लेखक कहते हैं। दूसरा जिस पर बातचीत निर्भर करती है वह है आयु। अलग अलग आयु के लोग अलग अलग तरीके से बातें करते हैं, कर सकते हैं। जैसे दो बूढ़े लोग आपस में मिलते हैं तो अपने जमाने की बात करते हैं कि हमारे जमाने में ऐसा होता था, हमारे जमाने में वैसा होता था। वो वर्तमान जो युवा पीढ़ी है उसकी आलोचना भी कर सकते हैं कि वर्तमान युवा पीढ़ी जो पढ़ना नहीं चाहती है, चीजों पर ध्यान नहीं देती है, फोकस्ड नहीं है, सारी सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद भी पढ़ना नहीं चाहती है। हम लोग लालटेन में भी पढ़ लिए, लालटेन की रोशनी में भी पढ़ लिए, वो आज जो है तरह तरह के बल्ब लगे हुए हैं, एलईडी लगी हुई है, उसमें भी नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो दो बूढ़े लोग इस तरीके से बातें कर सकते हैं। वहीं दो बूढ़ी औरतें मिल जाएं तो उनका विषय कुछ और हो सकता है। वो हो सकता है अपनी बहुओं के बारे में बात करें, वो अच्छी हैं बुरी हैं, किसी भी तरीके की बातें हो सकती हैं। नई बहुएं हैं तो अच्छाई बोल सकते हैं कि मेरी बहू बहुत सुंदर है, सुशील है, संस्कारी है, घर के सारे काम जानती है, करती है। वही पुरानी बहू है तो उसका दोष भी सामने रखा जा सकता है, बुराइयां हो सकती है कि भाई बुरी है, काम नहीं करना चाहती है, आलसी है, बहुत तरह की बातें हैं। दो सहेलियों के बारे में लेखक ने वर्णन किया है कि दो सहेलियां अगर मिल जाती है तो फिर क्या होता है। इसका वर्णन मुख्य रूप से लेखक ने किया है कि जब दो सहेलियां मिल जाएं तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र उमड़ पड़ा हो, समुद्र का जल जो है वो उमड़ पड़ा हो। अर्थात ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो पंक्ति है ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ सकती है कि लेखक द्वारा कही गई ये पंक्ति कि दो सहेलियों के मिलने पर मानो समुद्र उमड़ पड़ा हो, इससे लेखक का क्या अर्थ है। तो आप कहेंगे, आप लिखेंगे कि इस पंक्ति से लेखक बालकृष्ण भट्ट जी का यह अर्थ है, यह भाव है कि जब दो सहेलियां आपस में मिलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे मन के अंदर बातें समुद्र जल की तरह भरी हुई हैं। वे घंटों आपस में बात करती रहती हैं। वो तब तक आपस में बात करते रहती हैं जब तक कोई दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ना आ गया हो। समझ रहे हैं? स्पष्ट है ये बात? यस सर। ठीक है। ऐसे ही दो विद्यार्थी जब बात करेंगे तो शिक्षा पर बात कर सकते हैं, शिक्षक के बारे में बात कर सकते हैं, कौन से शिक्षक अच्छे हैं, अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं, किन शिक्षक, किन टीचर की जो है क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, किस विषय पर कौन से क्लास टीचर को जो है ज्वाइन करना चाहिए, ये बहुत सारी बातें। तो कहने का मतलब यह है कि एज ग्रुप पर भी डिपेंड करता है, आयु वर्ग पर भी डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि बातचीत का विषय क्या हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा किसी का पेशा क्या है, क्या व्यवसाय है, किस व्यवसाय में व्यक्ति है, उस पर भी निर्भर करता है। शिक्षक लोग आपस में शिक्षा के विकास की बात कर सकते हैं, कौन सा विद्यार्थी पढ़ने में कैसा है, तेज है, धीमा है, उस पर भी बात कर सकते हैं। दो साइंटिस्ट, वैज्ञानिक आपस में विज्ञान के बारे में बात कर सकते हैं, किसी आविष्कार के बारे में बात कर सकते हैं। सहमत है इस बात से? यस सर। तो यही वो बताना चाह रहे हैं कि बातचीत का विषय जो है वो कई चीजों पर निर्भर करता है। उसमें आयु वर्ग है, पेशा, व्यवसाय है, परिस्थिति पर निर्भर करता है। कौन, अगर कोई दुखी है तो दुख की बातें करेगा, कोई खुश है तो खुशी की बातें करेगा, हो सकता है बोझ की बात करेगा, अरे बहुत खुश है, हमारा सिलेक्शन हो गया, चलो आज पार्टी करते हैं, इस तरीके की बातें हो सकती हैं। तो परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो बातचीत का विषय जो है वह कई फैक्टर्स पर, कई तत्वों पर निर्भर करता है। उसमें से कुछ मैंने आपके सामने रख दिए हैं जो लेखक ने खासकर कहा है। ठीक है। अब बातचीत की महत्ता को सामने रखते हुए लेखक जो है वो कुछ उदाहरण देते हैं कि बातचीत महत्वपूर्ण क्यों है। अभी तक हमने जो है बातचीत के प्रकार पढ़ लिए कि भाई एक दो लोगों में हो सकती है, तीन लोगों में, चार लोगों में, चार से अधिक लोगों में हो सकती है। ये भी देख लिया कि बातचीत किन तत्वों पर निर्भर करती है। अब हम बात करते हैं, जो लेखक ने कहा है कि बातचीत महत्वपूर्ण क्यों है। महत्वपूर्ण, एक तो शुरू में ही उदाहरण दिया कि दो लोग जब बात करते हैं तो भाई मन के भावों को सामने रखते हैं, एक तो उसके लिए भी आवश्यक है।
और इसके लिए उदाहरण देते हुए कि बातचीत महत्वपूर्ण क्यों है, वाक शक्ति का होना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है रॉबिन्सन क्रूसो का। रॉबिन्सन क्रूसो एक किताब है जिसमें कि एक काल्पनिक कथा है रॉबिन्सन क्रूसो की, जिसमें रॉबिन्सन क्रूसो एक जंगल में फंस जाता है और 16 वर्षों तक उस जंगल में फंसे होने के बाद एक फ्राइडे नाम का व्यक्ति उसे मिलता है, जिसकी आवाज जब वो सुनता है तो 16 वर्षों बाद किसी मनुष्य की आवाज उसके कानों में जाती है, और वह आवाज भी उसकी अपनी भाषा में नहीं, जंगली भाषा, वो जंगल का होता है व्यक्ति फ्राइडे, तो जंगली भाषा में बोलता है और वह आवाज रॉबिन्सन क्रूसो के कानों में जाती है। तो उसे ऐसा लगता है अचानक जैसे उसका जन्म फिर से हो गया हो, ऐसा लगता है जैसे मनुष्य रूपी चोला अर्थात कपड़े उसने फिर से पहन लिए हो, यानी कि मनुष्य रूप में उसका जन्म फिर से हो गया हो, ऐसा उसे लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि वाक शक्ति जो है, बातचीत जो है, वो कितनी महत्वपूर्ण है कि 16 वर्षों तक आप समझ सकते हैं कि 2 दिन अगर आप किसी से बात ना करें तो आपकी मनोदशा क्या हो सकती है, मनोस्थिति क्या हो सकती है। वह व्यक्ति जब 16 वर्षों के बाद जब सुनता है किसी मनुष्य की आवाज, तो उसमें को विचार यही आता है कि लगता है जैसे मनुष्य रूप में फिर से जन्म हो गया हो। ठीक है, इस बारे में एक और साहित्यकार है बेन जॉनसन, जिनका कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन, ध्यान रखिएगा, इस पर आप ध्यान दीजिए कि बेन जॉनसन एक साहित्यकार का नाम है, जिन्होंने कहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, अर्थात जब व्यक्ति बोलता है तब आपको पता चलता है कि उसमें क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, वह व्यक्ति शिक्षित है, अशिक्षित है, ये आप किसी के बोलने से समझ पाते हैं, ऐसा बेन जॉनसन ने कहा है। इसी पर बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है कि सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते। जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते, ऐसा बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन जो बेन जॉनसन ने जो बातें कही कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार बोलने से ही होता है, और बालकृष्ण भट्ट जी ने जो कहा कि मनुष्य जब तक बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष का पता नहीं चलता, दोनों बातें समान है, एक जैसी लगती है सुनने में, दोनों का अर्थ भी एक ही है, लेकिन दो अलग अलग लोगों ने ये बातें कही है, तो कंफ्यूजन हो सकती है। आप ध्यान रखना कि जब ऐसे शब्द लिखे हों कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, एज इट इज ऐसा लिखा हो, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, तभी आप बेन जॉनसन ऑप्शन को टिक करेंगे। यदि ऐसा लिखा होता है कि सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते, तो आप बालकृष्ण भट्ट जो ऑप्शन होगा उसको टिक करेंगे। स्पष्ट है ये बात, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बातचीत की महत्ता को स्पष्ट करते हुए एक और उदाहरण दिया गया है गर्म दूध और ठंडे पानी का। लेखक कहते हैं कि जब गर्म दूध और ठंडे पानी को एक साथ रखा जाता है तो वे दोनों एक दूसरे के स्वरूप को एक दूसरे से बांटते हैं। अभी कभी आप लोगों ने भी यह अनुभव किया होगा कि एक गिलास में गर्म दूध है तो उसको आपने ठंडे पानी के बर्तन में रखा होगा ठंडा होने के लिए। किया है कभी आप लोगों ने ऐसा? यस सर, किए हैं। यस सर, किए। ठीक है, जब आपने गिलास जब बाहर निकाला तो क्या अनुभव किया? दूध गर्म था कि ठंडा था? पानी भी गर्म हो गया था, दूध थोड़ा ठंडा हो गया था साथ दूध के। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है कि पानी भी हल्का गर्म हो जाता है और दूध भी जो है वो हल्का ठंडा हो जाता है, यानी कि दोनों अपने स्वभाव को एक दूसरे में बांटते हैं, एक दूसरे से बांटते हैं। अब यही उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं, लेखक बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि मनुष्य जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं
तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है, वो अपने स्वभाव को एक दूसरे को जो है बांटते हैं, एक दूसरे का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है, एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, हाव भाव से ही हम कई बातें कह देते हैं, तो हाव भाव से जो है एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि जब सिर्फ संपर्क का इतना बड़ा प्रभाव है कि एक दूसरे लोग जो हैं वो अपने स्वभाव को एक दूसरे पर छोड़ते हैं, एक दूसरे का स्वभाव का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है, दूसरों पर पड़ता है, तो समझिए, अंदाजा लगाइए, कल्पना कीजिए कि अगर बातचीत करने लगेंगे तो उसका क्या फायदा होगा, उसका क्या रस होगा, उसका कितने फायदे हो सकते हैं। और ये बात हम जानते हैं क्योंकि हम लोग बातचीत कर सकते हैं, तभी तो हम अपने मन की बातों को सामने रख देते हैं किसी के आगे। अगर हमें किसी से कोई कार्य है तो बोल करके रखेंगे कि भाई आपसे ये कार्य है, जब बोलेंगे ही नहीं तो कार्य होगा कैसे। यही लेखक समझाना चाह रहे हैं कि बातचीत से ही हम अपने मन के भाव को सामने रखते हैं, इसलिए बातचीत करना, बोलने की शक्ति होना अति महत्वपूर्ण है, बातचीत करना अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्पष्ट है यहां तक? यस सर। चलिए, अब आगे जो लेखक ने जिस महत्वपूर्ण बात को सामने रखा है वह यह है, उन्होंने आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में बात की है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट मीन्स कला और कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, यानी बातचीत करने की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया, यानी कि ये जो शब्द है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, इसका अर्थ है बातचीत करने की कला। अब इसका भाव क्या है, इसका सही मायनों में अर्थ क्या है, होता क्या है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, उसको समझते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहने से अर्थ यह है कि बातचीत करने की वो कला जिसमें बोलने वाला यह समझता है, जानता है कि किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए कि सामने वाले के मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे, बल्कि उसको सुख प्राप्त हो, उसके कानों को अच्छा लगे मेरी बात सुनकर, वो मेरी बात पर ध्यान दे सके। कोई आपकी बात पर ध्यान देता है कि नहीं देता है, यह आपके बोलने पर भी निर्भर करता है। आप जिस प्रकार से बोलेंगे उसी प्रकार का ध्यान सामने वाले का आपके ऊपर होगा। समझ रहे हैं इस बात को, मानते हैं इस बात को? यस सर। जी, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के द्वारा, के माध्यम से लेखक यही समझाना चाह रहे हैं कि बातचीत करने की वह कला जिसमें बोलने वाला यह जानता है कि सामने वाले के आगे किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए और उन शब्दों को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए, ये भी जरूरी है। जैसे कि अगर आप किसी भी बात को, किसी से आपका काम करवाना चाहते हैं और आपसे कहें रे मेरा ये काम कर दे तो जरा, तो क्या आपको कितनी उम्मीद है आपको कि सामने वाला आपका काम कर देगा? 20%। नहीं करेगा। 50%? फिर भी ज्यादा रख रहे हैं। अगर 10% है तो वो भी ज्यादा है। सर लगभग 0.01%। हालात में मित्र भी कहते हैं कि नहीं अभी मुझे कुछ काम है, ठीक है, अगर इस तरीके से बोलते हैं तो। हाँ, बहुत ही गहरी दोस्ती हो तो बात अलग है, लेकिन बुरा तो किसी को भी लग सकता है, चाहे वह मित्र ही क्यों ना हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि संभावना कम है। अब अगर आप किसी को रिक्वेस्ट करते हुए कहते हो कि जी आपसे मुझे ये थोड़ा सा काम था, अगर आप कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी। मान लीजिए अगर आपने किसी से ऐसा कहा, किसी अननोन पर्सन के आगे हम इसी तरीके से बात करते हैं, तो संभावना कितनी है कि काम हो जाएगा? तो 99.9%। हम इसको एवरेज में नहीं तोल सकते, परसेंटेज में नहीं तोल सकते, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से तो संभावना अधिक होती है। अर्थात हर किसी को मीठा सुनने की आदत है, हर कोई चाहता है कि सामने वाला बोले तो मीठे शब्दों में ही बोले, मेरा मान सम्मान करे, हर कोई यही चाहता है। ठीक है, तो यही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। इस तरीके से अगर आप बात कर सकते हैं तो आप इस कला में निपुण हैं।
अच्छा, निपुणता की बात चली है, तो लेखक ने भी कहा है कि इस कला में सबसे अधिक निपुण कौन है। वह यूरोप के लोगों को सबसे अधिक निपुण बताते हैं। कहते हैं कि यूरोप के लोग जो हैं वह आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में सबसे अधिक निपुण है। उनको बात करने की कला बड़े अच्छे तरीके से आती है। यूरोप, आप लोग जानते हैं यूरोप महाद्वीप, तो यूरोप महाद्वीप के लोग जो हैं वे बातचीत करने की कला को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। वो जानते हैं कि किस तरीके से बात को सामने रखा जाए, जो सामने वाला ध्यान दे, उसके मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे, उसके कानों को सुख लगे। आप सभी लोग कोयल की आवाज सुनना पसंद करते हो, लेकिन कौवे की आवाज भी कोई सुनना पसंद करता है क्या? नो सर। कोई नहीं सुनना चाहता, कोई नहीं सुनना चाहता, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसकी आवाज कर्कश होती है, नहीं सुनना चाहते हैं। ऐसे ही अपशब्दों को आप नहीं सुनना चाहते। कोई आपको गाली दे, आपको पसंद आएगा क्या? नो सर। नहीं आएगा। आप चाहते हैं कि वह अच्छे शब्दों से ही आपसे बातचीत करे, कोई भी। ठीक है, तो बातचीत करने की यही कला को, इसी कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन लेखक ने कहा है, और कहा कि यूरोप के लोग इसमें माहिर होते हैं। यूरोप के लोग जो हैं वो इस कला में निपुण होते हैं। ठीक है, यहां तक स्पष्ट है? यस सर। चलिए, और अगली बात जो लेखक ने सामने रखी है वह यह है कि बातचीत करने के लिए एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि मनुष्य जब तक दूसरा आगे नहीं होगा तो बातचीत करेगा किससे? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको एक समाज की आवश्यकता होती है। उसके लिए अगर कोई आपके घर में नहीं है तो आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा बातचीत करने के लिए। तो एक उदाहरण दिया है लेखक ने कि मान लीजिए किसी परिवेश में, किसी स्थिति में आप ऐसा सोचते हैं कि आप किसी के घर जाएं, आपने पड़ोसी, मान लीजिए पड़ोसी के घर ही जाते हैं, आप सोचते हैं कि पड़ोसी के घर चलते हैं, आज उनसे बातचीत करते हैं। ठीक है, आप गए और आपका वहां पर आपको पानी भी ना पूछा जाए, तो आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। आपको लगेगा बातचीत तो दूर रही, किसी ने पानी तक नहीं पूछा, आ गए बस सामने बैठ गए, चलो बातचीत हुई ठीक है, लेकिन पानी तक नहीं पूछा, बुरा तो लगेगा ही ना। यस सर। Yes, sir. अब यहीं पर दूसरी स्थिति भी सामने रखते हैं कि मान लीजिए कि आपके घर कोई दूसरा व्यक्ति आपके घर आ जाता है, मान लीजिए पड़ोसी आ जाता है, और आप उनका मान सम्मान नहीं कर पाए। मान लीजिए चाय पिलाना है, लेकिन घर में चीनी नहीं, आवाज नहीं पहुंच रही आपके पास, आ रही है सर। पहुंच आ रही रही है है सर। सर, आ रही है। सभी लोग सुन सकते हैं मेरी आवाज को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि वही व्यक्ति, मान लीजिए वही पड़ोसी आपके घर आ जाते हैं और आपके पास घर में चीजें उपलब्ध नहीं है, सामग्री उपलब्ध नहीं है, मान लीजिए चाय बनानी है और दूध ही उपलब्ध नहीं है, और नींबू वाली चाय आप पिलाएं कैसे? ये भी मान सम्मान में ठेस वाली बात लगती है। लेकिन सामने वाला समझता है कि भाई यार मेरा मान सम्मान नहीं हुआ, चाय तक नहीं पिलाया, उसे बुरा लग सकता है ना? Yes, यस sir. सर। यस। आपको आत्मग्लानि हो सकती है कि भाई कोई मेरे दरवाजे पर आया और मैं चाय तक नहीं पिला पाया, आपको खुद को भी आत्मग्लानि हो सकती है, हो सकती है। यस यस सर। सर। यस। तो अब ऐसी स्थिति से बचने के लिए, ऐसी स्थिति से बचने के लिए लेखक ने आत्म वार्तालाप की बात की है, खुद से बात करने की बात की है, स्वयं से बात करने की बात कही है। देखिए, इससे पहले हमने पूरे चैप्टर में ये पढ़ा कि लेखक जो हैं वो दो लोगों के बीच की बातचीत को महत्वपूर्ण बता रहे हैं, कि सबसे अच्छी बातचीत दो लोगों के बीच ही होती है, ऐसा एडिसन ने भी कहा है। लेकिन अध्याय के अंत में जिस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिस बातचीत के तरीके पर विशेष ध्यान दिया गया है, वह है आत्म वार्तालाप, यानी स्वयं से बातचीत, खुद से बातचीत। लेखक कहते हैं कि जब आप खुद से बातचीत करते हैं तो आपको अच्छे शब्दों और बुरे शब्दों में फर्क समझ में आता है।
आप खुद से प्रश्न कीजिए और उसका उत्तर दीजिए। आप अपने लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे क्या? गालियों का उपयोग करेंगे क्या? कर सकते हैं? नो नहीं सर, करेंगे। नहीं सर। कोई सुनना नहीं चाहता, दूसरों से नहीं सुनना चाहता, हम तो फिर कैसे कह देंगे? ठीक है, तो जब आप खुद से बातचीत करेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई ये शब्द तो गलत हैं, ये तो अच्छे शब्द नहीं है, इस तरीके से बातचीत नहीं करनी चाहिए। तो अब इसका फायदा क्या है? तो इसके फायदे भी गिनाए हैं लेखक बालकृष्ण भट्ट जी ने। कि फायदा यह है कि जब आप दूसरों से बात करते हैं, आपने स्वयं को समझा लिया कि भाई ये बातें जो है वो बुरी हैं और ये अच्छी हैं। तो आप जब दूसरों से बात करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि ये शब्द गलत हैं, कान इसे सुनना नहीं चाहते, तो आप दूसरों से भी मीठे स्वरों में, मीठे शब्दों में बात करेंगे। ठीक है, और किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आपको बुरा नहीं लगेगा, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचे, ऐसा आपको आभास नहीं होगा। उदाहरण लेते हैं फिर से वापस वही कि आप किसी के घर गए, आपको पानी तक नहीं पूछा। ऐसे में अगर आप आत्म वार्तालाप करते हैं, स्वयं से बातचीत करते हैं, तो सोच सकते हैं कि हो सकता है कि उसके घर में पानी ना हो, कई दिनों से बिजली नहीं है, हो सकता है पानी ना हो। अपने लिए भी सोच रहा हो कि भाई जाएंगे बाजार, लेकर के आएंगे तो पिएंगे। आपने स्वयं को अगर ये बात समझा ली तो आपके मान सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। पहुंचेगी क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आपने परिस्थिति को सकारात्मक रूप से आपने उस पर चर्चा, अब स्वयं से चर्चा कर ली और समझा लिया स्वयं को कि भाई ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो इसके फायदे, एक तो फायदा ये है कि आपके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी। दूसरा फायदा वो बताते हैं कि आप जब दूसरों से बात करते हैं तो दूसरों को अच्छा लगता है, दूसरे आपसे बात करना पसंद करते हैं कि भाई वह व्यक्ति जो है बहुत अच्छे तरीके से बात करता है, चलो इस बात पर उससे चर्चा करते हैं, है ना। आप अगर यस सर। बुद्धिमानी भरी बातें करेंगे और सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए करेंगे तो लोग आपके पास आएंगे बात करने के लिए। सही बात है ये कि गलत है? सही है सर। सही है सर। सही बात है। सही अब इसी में लेखक ने लास्ट में जो एक पंक्ति कही है, स्वयं से वार्तालाप करके जो फायदा होता है कि आप मीठे शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं, अच्छी भाषा का उपयोग करने लगते हैं दूसरों से बातचीत करने के लिए। तो उसका एक जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो फायदा होता है वो ये है, मैं उनके शब्दों को, उनकी पंक्ति को अक्षरशः आपके सामने रख देता हूं कि बातचीत करने का यह साधन, सॉरी एक दूसरी लाइन है, हाँ, कि बड़े बड़े अजय शत्रुओं को भी, अगर आप में बातचीत की कला है, बातचीत अगर आप अच्छे से कर सकते हैं, तो बड़े बड़े अजय शत्रुओं को भी बिना प्रयास करे जीत कर आप अपने वश में कर सकते हैं, ऐसा लेखक ने कहा है। अर्थात कि अगर आप बातचीत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और ऐसा कोई व्यक्ति है जो शत्रु है, जिसको आप युद्ध में नहीं जीत सकते, आप उससे लड़के नहीं जीत सकते, सोचेंगे कि चलो दो चार थापे मारेंगे और करवा लेंगे, अपना काम वश में कर लेंगे, वैसा व्यक्ति वह नहीं है, बलवान है काफी आपसे, तो आप उससे युद्ध में नहीं जीत सकते। लेकिन अगर आपको बातचीत करने की कला मालूम है, मीठे शब्दों का इस्तेमाल करना मालूम है, सही शब्दों का, सही वाक्यों का प्रयोग करना मालूम है, वाक्यों को किस प्रकार से प्रस्तुत करना है यह मालूम है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा है लेखक ने। अगर आपको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मालूम है तो आप ऐसे शत्रुओं को भी बातचीत की कला से अपने वश में कर सकते हैं, उससे अपना काम करवा सकते हैं। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कैसे आता है उसके बारे में जिक्र हुआ कि आप आत्म वार्तालाप कीजिए, स्वयं से बातचीत कीजिए। यही पूरे चैप्टर में लेखक ने समझाने का प्रयत्न किया है। इस
चैप्टर के एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इस पूरे अध्याय का संक्षेप क्या है, क्या संदेश लेखक देना चाह रहे हैं। तो मुख्य संदेश जो दिया जा रहा है वो यही कि व्यक्ति जो है वह आत्म वार्तालाप करे, स्वयं से बातचीत करे और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में निपुण हो। बातचीत की महत्ता पर ध्यान दिया गया है, वाक शक्ति क्यों जरूरी है इस पर ध्यान दिया गया है और आत्म वार्तालाप करने पर जोर दिया गया है। यही है आपका पूरा अध्याय जो मैंने आपको आपके सामने रख दिया, महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने रख दिया है। आपको एडिशन की बात पर ध्यान देना है कि एडिशन ने क्या कहा। एडिशन ने कहा कि भाई सबसे अच्छी बातचीत दो लोगों के बीच ही हो सकती है। बेन जॉनसन ने क्या कहा। बेन जॉनसन ने कहा कि बोलने पर ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो सकता है। इसी विषय पर बालकृष्ण भट्ट जी ने क्या कहा है कि जब कोई व्यक्ति के बोले बिना उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते, ऐसा बालकृष्ण भट्ट जी ने कहा है। ठीक है, तो इन विशेष बातों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। आप स्वयं पढ़ें चैप्टर को, जिन बातों पर हमने चर्चा की है उनको अंडरलाइन करें और अच्छे तरीके से उस पर विचार विमर्श करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अगली कक्षा में सोमेश सर आपसे बात करना चाहेंगे, आप एक बार उनसे बात कीजिए। देख पा रहे हैं आप लोग मुझे? यस सर। यस सर।